आईवीएफ की कामयाबी में एक अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट और एक अच्छी लैब के बाद जो तीसरा बंदा होता है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा आईवीएफ की सक्सेस डिपेंड कर रही होती है, वो होता है एम्ब्रियोलॉजिस्ट। आप एज ए गायनेकोलॉजिस्ट जितनी अच्छी दवाइयाँ बना के जितने मर्जी अच्छे अंडे लैब को दे दें, लेकिन अगर वहाँ पे बैठा हुआ बंदा एक नॉर्मल लुकिंग स्पर्म की पहचान नहीं है उसको, और वो मॉर्फोलॉजिकली द मोस्ट नॉर्मल लुकिंग स्पर्म की सिलेक्शन में फेल हो जाता है और वो कोई भी स्पर्म उठा के अंडे के अंदर डाल देता है, तो ऑटोमेटिकली फर्टिलाइजेशन रेट रिड्यूस हो जाता है। आइडियली दुनिया के जो अच्छे सेंटर्स हैं उनके अंदर फर्टिलाइजेशन रेट 80% और ब्लास्टोसिस्ट रेट ऑलमोस्ट 50 to 60% है। यानी कि अगर आपकी लैब अच्छी है, अगर आपका एम्ब्रियोलॉजिस्ट रहता है, तो अगर आप उसको 10 अंडे देते हैं तो वापसी पे आपको 5 to 6 एम्ब्रियोज मिल जाने चाहिए। लेकिन ये कब मिलेंगे? जब एम्ब्रियोलॉजिस्ट बहुत वेल ट्रेंड होगा और आईवीएफ लैब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगी। अच्छा, अब इन जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट हैं बेसिकली इनकी जो ट्रेनिंग होती है, इनका हमारे अब सिस्टम के अंदर क्या आ रहा है कि सीमन एनालिसिस कंप्यूटर असिस्टेंट होने लग गए हैं कि कंप्यूटर सेलेक्ट कर देता है कि ये स्पर्म नॉर्मल है या ये स्पर्म नहीं। हमारे पास जो आईवीएफ लैब के अंदर बच्चे हैं, मैं उनको ये बात कहती हूँ कि बच्चों स्पर्म की मॉर्फोलॉजी को देखें। देखें, एक टेलर है, वो सिलाई करना शुरू करता है कपड़े, और वही मशीन है, वही वो सारा कुछ है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी जो वर्क है वो बहुत नीट होता जाता है, उसको खुद भी पता नहीं चलता। इसलिए मैं अपने एम्ब्रियोलॉजिस्ट को कहती हूँ कि आप कोशिश करें हर पेशेंट की मॉर्फोलॉजी को देखें। यानी स्पर्म की मॉर्फोलॉजी आप डेली बेसिस पे 2 से 3 पेशेंट्स की मॉर्फोलॉजी को देखें, और इस पे कंप्यूटर पे ना देखें, आप अपनी माइक्रोस्कोप्स के नीचे स्पर्म्स को देखें और नॉर्मल स्पर्म आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। क्योंकि जितने ज़्यादा आप ट्रेन होंगे इस चीज़ में कि आप नॉर्मल स्पर्म को एक अंडे के अंदर इंजेक्ट कर दें, क्योंकि अंडा बहुत बड़ा साइज का होता है, यानी कि इट इज 200 टाइम्स बिगर देन अ स्पर्म, तो उसके अंदर बड़ी बड़ी मॉर्फोलॉजी बड़े आराम से नजर आ जाती हैं कि ये इसके अंदर फ्रेगमेंटेशन है, इसकी एक्स्ट्रा वैस्कुलर स्पेसेस ज़्यादा हैं, इसके अंदर पोलर बॉडीज 2 हैं या कुछ इस तरह से है। लेकिन एक स्पर्म की मॉर्फोलॉजी सिर्फ एक ट्रेन बंदा देख सकता है। अगर वो नॉर्मल स्पर्म को अंडे के अंदर इंजेक्ट करेगा तो वारे न्यारे हो जाएंगे, लेकिन अगर वो नॉर्मल स्पर्म को डाल देगा अंडे के अंदर तो हमारी सारी मेहनत रायगा हो जाएगी। दूसरी जगह जहाँ पे एम्ब्रियोलॉजिस्ट का रोल आता है वो है फ्रीजिंग एंड थॉइंग। हम एम्ब्रियो बना के उसको फ्रीज कर देते हैं। हमारे पास जब भी कोई हमारी टीम का एम्ब्रियोलॉजिस्ट पार्ट बनता है तो मैं उनसे एक ही सवाल करती हूँ कि आपने फ्रीजिंग और थॉइंग में आपका कितना एक्सपीरियंस है? क्या आप फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफर को प्रेफर करते हैं या आप समझते हैं कि थॉड एम्ब्रियो और फ्रोजन एम्ब्रियो का रिजल्ट अच्छा है? अगर वो एम्ब्रियोलॉजिस्ट ट्रेंड होता है तो वो डेफिनेटली फ्रीजिंग और थॉइंग, क्योंकि फ्रीजिंग एंड थॉइंग एक टेक्निक है जो बहुत रिसेंटली पाकिस्तान में आई और बहुत कम लोग इसको अच्छा परफॉर्म करते हैं। लेकिन जितनी ज़्यादा फ्रीजिंग अच्छी होगी उतना ज़्यादा थॉइंग के टाइम सर्वाइवल अच्छा होगा, और जितनी ज़्यादा थॉइंग अच्छी होगी उतना ज़्यादा फर्टिलाइज इम्प्लांटेशन रेट बेहतर होगा। तो एक अकेली गायनेकोलॉजिस्ट जो है वो जितनी मर्जी शार्प क्यों ना हो जाए, वो अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर नहीं सकती जब तक वो साथ में एक अच्छी एम्ब्रियोलॉजिस्ट या एंड्रोलॉजिस्ट नहीं होगी, या उसकी टीम के अंदर एक अच्छा एम्ब्रियोलॉजिस्ट या एंड्रोलॉजिस्ट नहीं होगा। क्योंकि आपने जितने मर्जी अच्छे अंडे दे दिए, आपने जितने मर्जी अच्छा एम्ब्रियो ट्रांसफर कर दिया, आप कामयाब कब होंगे? मैं पर्सनली इस प्रोसेस के अंदर खुद इन्वॉल्व होती हूँ। मेरे पास जब पेशेंट एम्ब्रियो बनता है तो मैं कहती हूँ मुझे फ्रीजिंग से पहले एम्ब्रियो दिखाएं क्या है, और विद द पैसेज ऑफ टाइम मैं अक्सर अपने एम्ब्रियोलॉजिस्ट को कह देती हूँ कि ये आपका टेक होम बेबी है, ये जो एम्ब्रियो है ये इतना खूबसूरत है कि ये टेक होम बेबी है, यानी ये बच्चा बन के हमारे हाथ में आएगा। क्यों? क्योंकि the more you are involved in the process, the more you keep learning। तो अच्छी लैब्स के अंदर जब तक अच्छा एम्ब्रियोलॉजिस्ट नहीं होगा तो रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं होंगे। अच्छे एम्ब्रियोलॉजिस्ट जो होते हैं, एम्ब्रियोलॉजिस्ट दरअसल पूरी फ्रंट के ऊपर एक गायनेकोलॉजिस्ट होती है। एम्ब्रियोलॉजिस्ट जो है वो जाहिर है जो लैब का काम करना होता है उसने, लेकिन उनका रोल बहुत क्रिटिकल होता है। इसीलिए आई डिसाइडेड टू स्पीक ऑन दिस कि हर आईवीएफ लैब में जब आप जाएं तो अच्छे, अब उनको ज़रूर इस बात का करें कि आपका क्या फर्टिलाइजेशन रेट है, आपकी क्या देखिए आईवीएफ दुनिया में कहीं पे भी 100% नहीं है। मेरे पास अभी रिसेंटली मेरी एक पेशेंट आई, शी हैड हर
टू इक्सीज एट न्यूयॉर्क, और वो हमारे पास आई एंड शी बिकम प्रेग्नेंट, माविश नाम था उसका, एंड शी इज़ अबाउट टू डिलीवर हर बेबी। अब वो चली गई न्यूयॉर्क वापस। तो हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि जो है, लेकिन आपका बिल्कुल ये चीज़ मैटर करती है, लेकिन जब डॉक्टर को आपका प्रॉब्लम समझ आ जाता है तो फिर थिंग्स बिकम बेटर। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये रहती है कि गायनेकोलॉजिस्ट का तो डेफिनेटली ओपीओ बहुत अच्छा हो, एम्ब्रियो ट्रांसफर बहुत अच्छा हो, स्टिमुलेशन बहुत अच्छी हो, लेकिन जब तक लैब से गायनिक के डॉक्टर को अच्छे एम्ब्रियोज नहीं मिलेंगे, आप बिकम फेल। आप एक गंदा एम्ब्रियो जितना अच्छे तरीके से भी अच्छी जगह पे भी रखते हैं, उसकी फर्टिलाइजेशन इतनी नहीं होती है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि एम्ब्रियो की ग्रेडिंग किस पे डिपेंड करती है।